नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे किसी विषय को कितनी बार पढ़ना चाहिए। मैं स्टार्ट करती हूँ। एक ही दिन में एक ही टॉपिक को कम से कम 4 बार पढ़ें। 24 घंटे बाद उसे दोहराइए। अभी इस तरह दोहराइए मानो कि उसे पहली बार पढ़ रहे हैं। सुबह आप उसे फिर से पढ़ें और ध्यान से पढ़ें, लेकिन पढ़ने की रफ्तार थोड़ी अधिक हो सकती है। 1 महीने बाद इसी टॉपिक को फिर से दोहराइए और ध्यान से दोहराइए। ऐसा करने के बाद आप पाएंगे कि वह सूचना आपके दिमाग में ज्ञान के रूप में तब्दील हो चुकी है। चूँकि 1 महीने के भीतर अब यह बीज अंकुरित होकर एक पौधा बन चुका है, इसलिए अब इसकी बहुत ज़्यादा देखरेख की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि इसे देखरेख की ज़रूरत ही नहीं है और उसे यूं ही छोड़ दिया जाए। अब यह आपकी अपनी क्षमता पर निर्भर करता है कि उसे आगे कब तक दोहराना चाहिए। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 4 महीने बाद। लेकिन यहाँ मैं एक व्यवहारिक सुझाव देना चाहूँगी। सुझाव यह है कि आप उस विषय को बीच बीच में दोहराते ही रहिए, लेकिन अब आपके दोहराने का तरीका बदल जाना चाहिए। अब दोहराने का मतलब उसे पहले की तरह पढ़ना नहीं होगा, बल्कि एक प्रकार से सरसरी निगाह से देख लेना ही पर्याप्त होगा। इसमें आपका बहुत कम समय लगेगा, लगभग नहीं के बराबर। आपको इस क्रम को तब तक बनाए रखना है जब तक कि आपको परीक्षा नहीं हो जाती। यह ग्रहण की गई किसी भी सूचना की अंतिम स्थिति होती है। हम जो कुछ भी पढ़ते हैं उसका तात्कालिक उद्देश्य तो यही होता है कि परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर लाएं, लेकिन व्यापक उद्देश्य यह होता है कि वह हमें जीने लायक बनाए और हमें हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करे। उदाहरण के लिए, यदि आप केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसका अंतिम उद्देश्य इंजीनियर या वैज्ञानिक बनना हो सकता है। जीवन शास्त्र आपको डॉक्टर बनाएगा तथा समाज शास्त्र समाजशास्त्री। इस प्रकार आप पाएंगे कि जो भी विषय हम पढ़ते हैं उसका अंत इसी उद्देश्य में होता है कि हम उस विषय में अपना कोई नया योगदान दे सकें। आखिर विषय का विकास इसी तरह से तो हुआ है। आइंस्टीन गणित जानते थे और इसी के आधार पर उन्होंने समय और ऊर्जा के सिद्धांत स्थापित कर दिए। एडिसन फिजिक्स के बहुत ही सामान्य सिद्धांतों को जानते थे। उन्हीं सिद्धांतों को पढ़ते पढ़ते उन्होंने इतने आविष्कार किए। आइंस्टीन ने इस बारे में बच्चों से जो बात कही थी उसे मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी। उन्होंने कहा था, बच्चों, यह ध्यान रखो कि तुम अपने स्कूल में जो नई बातें सीखते हो वे कई पीढ़ियों की देन है। ये सब तुम्हें इसलिए बताई जाती हैं कि तुम इन्हें समझो और ढंग से संजो कर रखो, इनका सम्मान करो, इसमें कुछ और अधिक जोड़ो। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम स्कूल और कॉलेज में जो कुछ भी पढ़ते हैं वह एक प्रकार से कच्चे माल की तरह है। फैक्ट्री में चीनी बनती है और उसका कच्चा माल होता है गन्ना। आप गन्ने को देखकर अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इससे शक्कर बन सकेगी। तो यह गन्ना ही सूचना है, फैक्ट्री है उस सूचना का ज्ञान में परिवर्तित होने की प्रक्रिया, तथा शक्कर है प्रज्ञा। इस प्रकार जब हम अपने सूचना और ज्ञान के आधार पर कोई एक नई चीज रचते हैं तो वह नई चीज प्रज्ञा से निकलकर आती है। निश्चित रूप से विद्यार्थी के रूप में आपको इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती। इसकी ज़रूरत आपको तब पड़ेगी जब आप कॉलेज से निकलकर जीवन के क्षेत्र में पहुंचेंगे और अपने पढ़े हुए ज्ञान का उपयोग करेंगे। इसलिए इसके बारे में अभी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप स्वयं को सूचना तक ही सीमित ना रखें। यदि आप उसे ज्ञान तक नहीं पहुंचाएंगे तो जब आप कॉलेज से निकलेंगे वे सारी की सारी सूचनाएं गायब हो चुकी होंगी। तब तो ऐसी स्थिति में आप प्रज्ञा को ही पा ही नहीं सकेंगे। तो इस प्रकार पढ़ने की कला का पहला बिंदु हुआ सूचना को ज्ञान में परिवर्तित करना। ऐसा आप कैसे करेंगे इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ। मुझे विश्वास है कि यह बात अच्छी तरह आपको समझ में आ गई होगी। यदि नहीं आई हो
तो किसी से समझने की कोशिश करें, क्योंकि इसको समझे बिना बात बनेगी नहीं। तो अब मैं आपको किसी पुस्तक को पढ़ने का सरल, सही और एक पुख्ता वैज्ञानिक तरीका बताती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है किसी भी किताब को पढ़ते समय आप इतना तो जानते हैं कि आप किस लेखक की किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन आप निश्चित रूप से यह नहीं जान रहे होंगे कि ये लेखक कौन है। यहाँ आपसे एक छोटी सी चूक हो रही है। मेरा कहना है कि आप पुस्तक के पढ़ने की शुरुआत लेखक का परिचय प्राप्त करने से कीजिए। यदि आप यह सोच रहे हैं कि लेखक का परिचय परीक्षा में पूछा नहीं जाता, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन मैं भी भला आपको गलत सलाह क्यों दूंगी। असल में लेखक के बारे में जानने से दो सबसे बड़े फायदे होते हैं। पहला तो यह कि लेखक का जीवन वृत्त, उसकी डिग्रियां और उसको प्राप्त पुरस्कार तथा सम्मान की जानकारी मिलने से हमारे मन में लेखक के प्रति श्रद्धा का भाव पैदा होता है। आपने यह तो देखा ही होगा, जब आप किसी का व्याख्यान सुनने जाते हैं तो व्याख्यान के पहले उस व्यक्ति का परिचय दिया जाता है। असल में यह परिचय श्रोताओं को यह विश्वास दिलाने के लिए दिया जाता है कि यहाँ आप जिस व्यक्ति को सुनने जा रहे हैं वह विषय के अच्छे जानकार हैं। इससे श्रोताओं के मन में उस वक्ता के प्रति सम्मान का भाव पैदा हो जाता है। आपने पहले पढ़ा है कि यदि हमारे मन में शिक्षक और वक्ता के प्रति श्रद्धा का भाव आता है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमने अपने दिमाग में उसकी बातों के लिए जगह बना ली है। इसी से हमारे मस्तिष्क की ग्रहण क्षमता बढ़ जाती है। हमारे मन को यह संकेत मिल जाता है कि यह व्यक्ति चूंकि हमसे अधिक जानता है, इसलिए इसे सुनना या पढ़ना लाभदायक होगा। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।